हम आपको आज उन पुलिस अफसरों की गवाही सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने हाथरस के डीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जो इस बात का सबूत है कि हाथरस में कैसे डीएम के इशारे पर एक पीड़ित परिवार के साथ नाइंसाफी हुई। अभी आपने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजीव शर्मा का टेप भी हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि हाथरस में जो कुछ हुआ सब कुछ डीएम साहब के इशारे पर हुआ। आधी रात पीड़ित का अंतिम संस्कार भी डीएम के ऑर्डर के बाद हुआ। अब आपको हाथरस केस में सस्पेंड एक और पुलिस वाले दिनेश वर्मा का टेप सुनाते हैं, जिन पर हाथरस केस में लापरवाही को लेकर आज गाजगिरी है। सस्पेंड एसएचओ दिनेश वर्मा से भी हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने बात की है। आधी रात अंतिम संस्कार को लेकर उन्होंने क्या खुलासा किया है, सुनिए जरा। तो हाथरस में अंतिम संस्कार को लेकर के जो पुलिस अधिकारी हैं वो जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाला है। सब कुछ डीएम प्रवीण कुमार के इशारे पर हुआ। हालांकि डीएम साहब ने खामोशी ओढ़ रखी है, चुप्पी साध रखी है, लेकिन जो कुछ पुलिस अधिकारी बता रहे हैं उससे पता चलता है कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ था वो डीएम के इशारे पर हुआ था। हेलो हेलो दिनेश जी। हाँ जी, दिनेश जी, कुमार सोनू बात कर रहा हूँ, रिपोर्टर इंडिया टीवी से। आपसे बात हुई थी ना उस दिन जब आप पुलिस लाइन में थे एडीजी साहब के पास। दिनेश जी, आपसे मुलाकात करनी हो तो कैसे मिल पाऊंगा? अभी जल्दी बहुत व्यस्त हो गई थोड़ा। कहाँ, हाथरस में हैं आप या अलीगढ़ में हैं? कहाँ बताऊंगा, मुझे कोई कहीं बुला ले रहा, कोई कहीं। अच्छा, वैसे दिनेश जी मैं ये एक बात जानना चाह रहा था कि जो ये क्रिमिनेशन का था आधी रात का फैसला, ये था किसका हकीकत में? क्या ये क्रिमिनेशन का फैसला जो है वो आधी रात में किसका था? जो मुझे दंडित किया गया तो मैं ही मान रहा हूँ अपनी, और क्या बताऊं। नहीं, आप तो अपनी मान रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर भी तो उच्च अधिकारी हैं या कुछ और जिला प्रशासन, कहीं तो आपको लगता होगा ना, आपका एक निजी विचार भी तो होगा ना कि भाई इनकी भी लापरवाही है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद ये सब चीजें नहीं होती। ऐसा गाएगा तो विस्फोट तरह रहेगा। हम तो अपने साथ एक एक्सीडेंटल घटना मानते हैं। हाँ। मैं टेंशन किसी का था नहीं, सही था, सब कुछ सही चल रहा था। नहीं, जैसे पीड़िता भी वहाँ पे पुलिस स्टेशन में वो चबूतरे पे लेटी हुई थी, तो वहाँ पर आप भी वीडियो में दिख रहे हैं। और हाँ, गया था, मैंने बात की थी उससे, मीडिया वाले भी थे हमारे। कितनी देर चबूतरे पे लेटी रही वो? आई भाई 15-20 मिनट, और गए थे, ज्यादा नहीं आई। उसको मजरूबी चिट्ठी दिलाई, टेम्पो में डाल कर हॉस्पिटल भिजवाया। हाँ। मैं चला गया मुलजिमों की तरफ। हाँ, कितना हमारा उसका साथ रहा। हाँ। अच्छा, जैसे आप पुलिस लाइन में भी थे तो ये लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए तो ड्यूटी पे तो रहे ही होंगे ना आप भी? नहीं, मैं नहीं गया उधर, नहीं गया। अच्छा, ड्यूटी पे नहीं, फिर भी दिनेश जी देखिए, मेरी बात सुनिए। चंदपा आप थाने में एसएचओ रहे, लाइन हाजिर हुए, उसके बाद सस्पेंशन आपका हो गया, तो वैसे आपको क्या लगता है कि इस हाथरस वाली मामले में, चाहे वो मीडिया को रोका गया हो या क्रिमिनेशन किया गया हो, फैसला किसका रहा होगा? इसके बारे में किसका डिसीजन बता दे, मुझे बात था ही नहीं। न मैंने किसी का ऑर्डर फॉलो किया, हाँ। न मैंने ड्यूटी की। हाँ। अब आदत तो ऊपर से ही कोई न कोई देता, किसी बैठ सकता है। तो जैसे अब आपका निलंबन हुआ है तो आप मानते हैं कि आपकी गलती थी फिर? अब देखिए, कहीं न कहीं हमारी नेग्लिजेंसी रही, जिससे हमारे शासन को, हमको, हमारे अधिकारियों को झेलना पड़ा। तो आपको क्या लगता है आपकी क्या गलती रही? हमारी गलती ये रही कि हमको उस लड़की के साथ अलीगढ़ नहीं भेजा मैंने किसी को। हाँ। तो परिवारजनों ने ही मना कर दिया तो वो लौट आए। हाँ। इतनी नेग्लिजेंसी ठहराई हमारे अधिकारियों ने मुझे। अच्छा, शुरुआत में जब लड़की आपके पास पुलिस स्टेशन आई तो उसके बाद से अस्पताल जाने तक आपको क्या लगता है कि कहाँ कोई कमी रही? अगर वो कमी नहीं रहती तो शायद इतना बड़ा मामला नहीं होता। नहीं, ऐसी कमी तो कहीं नहीं रही। हाँ। और सब सही रहा, वहाँ एडमिट भी हो गई, अलीगढ़ में एडमिट सही हुई। हाँ, तो अलीगढ़ ले जाने में आप लोगों ने देरी कर दी, आपको लगता है? नहीं, मैं देरी तो मेरा तो औचित्य यहीं तक बनता है ना, हमारे जिला हॉस्पिटल। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि आखिर क्या गलती ऐसी रह गई जो आपका सस्पेंशन हो गया? इसी मान लिया उन्होंने कि तुम नहीं गए साथ में और तुमने भेजा नहीं। अच्छा, अलीगढ़। अलीगढ़। ओके, यानी कि अगर आप अलीगढ़ चले जाते या पुलिस की टीम पीड़िता के साथ अलीगढ़ चली जाती तो शायद गलती नहीं होती इतनी। तो आपको नहीं लगता सर कि जिला प्रशासन की भी कोई गलती रही हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पे, डीएम साहब के लेवल पे कोई गलती रही हो?
अब हम कैसे किसको दोषी ठहरा दूं? नहीं सर, आप दोषी ठहराना तो कोर्ट का काम है, लेकिन मैं आपका मत जानना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि उधर से भी कुछ गलतियां रही हैं? नहीं, जो भी व्यक्ति जिस सीट पर बैठा वो अपना हिसाब से तो काम कर ही रहा कुछ न कुछ। हाँ, नहीं जैसे डीएम साहब के वीडियोस वायरल हुए, परिवार को धमकाने के, दबाव बनाने। वो देखिए सब हमारे आने के बाद की बातें है, हमारे वहाँ प्रेजेंटी की बातें नहीं है। हाँ। तो एलिगेशन तो कोई जैसा भी लगा दे किसी पे। हाँ। हर आदमी स्वतंत्र है। निलंबित एसएचओ दिनेश शर्मा से बातचीत की थी कुमार सोनू ने। ये उस वजह से कार्रवाई हुई थी कि आधी रात को जो क्रिमिनेशन हुआ था, जो अंतिम संस्कार किया गया था, वो आखिर किसका फैसला था, किसने ये फैसला लिया था। तो ये तमाम अधिकारी ये कह रहे हैं कि डीएम साहब का ये फैसला था, जिसके बाद आधी रात को अंतिम संस्कार उस बच्ची का किया गया, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा नाराजगी पीड़ित के परिवार के लोगों को है, माँ बाप को है और तमाम पूरे लोगों को है कि आखिर इस तरीके से अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया। हमारे कई संवाददाता इस वक्त उसी गांव में मौजूद हैं, पीड़िता के गांव में। गौनिका अरोड़ा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो पीड़ित के गांव में खड़ी हैं। अमित पालित वहीं पर हैं और कुमार सोनू भी इस वक्त वहीं मौजूद हैं। कुमार, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, इसके अलावा और किस किस अधिकारी से आपने बातचीत करने की कोशिश की? देखिए, मेरी दिनेश वर्मा जो कि निलंबित एसएचओ हैं, जिनको सस्पेंड किया गया है, उनसे मेरी बात हुई। इसके अलावा जगबीर सिंह जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो उनसे मेरी बात हुई, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। महेश पाल सिंह से मेरी बात हुई, हालांकि उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया, उनसे भी मेरी बात हुई थी। इसके अलावा जो संजीव शर्मा जो क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर है, उनसे मेरी बात हुई। इसके अलावा मैंने जो सस्पेंडेड एसपी हैं विक्रांत वीर, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने उनको कई बार ट्राई किया, लेकिन ये बड़ा खुलासा है कि जिस तरीके से लगातार एक ही सवाल सबके जहन में था, हर व्यक्ति ये जानना चाह रहा था कि रात में जो अंतिम संस्कार किया गया पीड़िता के शव का, वो किसके आदेश पे हुआ। तो इसमें अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि वो हाथरस के डीएम के आदेश पर सब प्रक्रियाएं हुई, सब जो अंतिम संस्कार होना था वो हाथरस के डीएम के आदेश के बाद हुआ। तो ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई और इंडिया टीवी पहला ऐसा चैनल है जो इस सवाल का जवाब दर्शकों को बता रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि कुमार, आखिर डीएम साहब खामोश क्यों? अमित पालित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, डीएम साहब से आपने बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने खामोशी क्यों साध रखी? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अगर उन्होंने आदेश दिया था कि आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो ये बात कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं वो? अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद अमित तक मेरी आवाज नहीं जा रही। गौनिका, आपके पास क्या अपडेट है? क्या परिवार के लोग अब संतुष्ट हैं पहले के मुकाबले? जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर परिवार इल्जाम लगा रहा था, क्या एसआईटी के लोगों से जब बातचीत हुई है उसके बाद उनका कुछ भरोसा बढ़ा है? देखिए, बिल्कुल परिवार की मांग वही दो मुख्य है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच हो और दूसरा डीएम पर कार्रवाई हो। परसों जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए थे, तब भी उन्होंने यही बात रखी थी उनके सामने कि डीएम पर कार्रवाई हो। इसके अलावा जब यूपी के डीजीपी आए थे और अपर मुख्य सचिव आए थे, तब उनके सामने भी यही कहा था कि डीएम की तरफ से क्या क्या उन्हें कहा गया है और डीएम पर कार्रवाई की मांग की गई थी। और यही बात वो एसआईटी के सामने भी रख रहे हैं। लेकिन डीएम पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात को लेकर परिवार लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। गौनिका, आपने दबाव बना रहे हैं, उन्हें आकर धमका रहे। गौनिका, आपने जानकारी जुटाने की कोशिश जरूर की होगी कि आखिर डीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जबकि कई अधिकारी नाम ले रहे हैं कि डीएम साहब का ऑर्डर था, भाई हमें तो उनके ऑर्डर को फॉलो करना था। तो ऐसा क्या कनेक्शन है डीएम साहब का जिसका उनको फायदा मिल रहा है? देखिए, यही सवाल एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर कहाँ का कनेक्शन है, कौन है जो डीएम को बचा रहा है, क्यों डीएम पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि यूपी के आईपीएस एसोसिएशन ने तक सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि सिर्फ पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस अधिकारियों को बलि का बकरा बना के। और ये बहुत बड़ी बात है। गौनिका, मैं जरा जल्दी से अमित पालित के पास होकर के आता हूँ। अमित, आपने बात करने की कोशिश की थी डीएम से, आखिर वो खामोश क्यों है, क्यों बोलना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, इसके सिर्फ एक वजह है कि उनको पता है कि उनका नाम आ चुका है, हर किसी ने उन्हीं का नाम लिया है। और कैसे हो सकता है कि डीएम के रहते हुए पुलिस कोई कार्रवाई कर जाए बिना परमिशन के, क्योंकि एक जिले में सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है। भले ही पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर हो, भले ही यहाँ पर एसपी हो, लेकिन डीएम सबसे ऊपर होते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका बॉडी लैंग्वेज साफ नजर आ रहा था। इससे पहले हमने उनका बॉडी लैंग्वेज देखा है जिस वक्त इस पूरे मामले को डील कर रहे थे। उस दौरान उनके आवाज में जो
कड़कपन था, जिस तरह से वो बोल रहे थे, अभी हमने जो देखा है कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक तनाव नजर आ रहा है, साफ तनाव दिख रहा है। वो बात नहीं कर रहे हैं। वो अमित अमित ऑन कैमरा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या ऑफ कैमरा कुछ उनसे बातचीत आपकी हो पा रही थी? देखिए, ऑफ कैमरा हमने जब दूर से किया था, उन्होंने हमें सिर्फ इशारा किया था गाड़ी में बैठने से पहले। जब हम गाड़ी तक पहुंचे तब तो गाड़ी में बैठ चुके थे और उनकी जो सिक्योरिटी थे वो भी हमको ज़्यादा पास नहीं जाने दे रही थी। लेकिन हमने कोई उनसे बदतमीजी नहीं की। हमने उनसे सिर्फ सवाल यही पूछा है कि आपने क्या ऑर्डर दिया था, क्या आपके ऑर्डर के बाद ही जलाया गया था? क्योंकि जिस तरह से जो सस्पेंडेड पुलिस वाले उन्होंने डीएम का नाम लिया है, हम पहले से लगातार कहते आ रहे हैं कि डीएम के ऑर्डर की वजह से ही हुआ है। लेकिन जो डीएम है उनका साफ कहना है कि वो इस पर अभी कोई बात नहीं करेंगे, वो कुछ जवाब नहीं देंगे। लेकिन बॉडी लैंग्वेज, इसको समझना होगा, जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ बताता है कि जो डीएम प्रवीण कुमार है वो तनाव में है, प्रेशर उन पर है, क्योंकि घूम फिर के जो सारी की सारी यहां पर लापरवाही हुई है उसमें कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार दिख रहे हैं। अमित, क्या प्रशासनिक अमले में उनकी पहुंच काफी ज्यादा ऊपर तक है, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, ये कहना अभी ठीक नहीं होगा कि क्या उनकी पहुंच है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के अभी हालात हैं, जो सरकार है वो भी किसी भी ऐसे ऑफिसर को नहीं बचाना चाहेगी या फिर संरक्षण में नहीं रखेगी जिसके ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं। और खासतौर पे जो पीड़ित परिवार है जो लगातार यही कह रहा है कि अगर ये डीएम यहाँ पर रहते हैं तो कोई भी जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं होगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा या फिर कौन सी ऐसी सरकार होगी कि किसी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को रखे जिस पर सवाल उठ रहे हैं और जिस पर यही जिम्मेदारी डाली जा रही है कि भाई आपके वजह से ही उनके पीड़ित परिवार के ऊपर ये अत्याचार हुआ है। जो पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमारे ऊपर अत्याचार है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी का चेहरा हमें देखने दो, उनका बिना उनकी इजाजत के उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये बड़ी तकलीफ की बात है। परिवार लगातार इसी बात पर टिका हुआ है और बड़ी मेहनत से कुमार सोनू ने जो बातें की हैं पुलिस के अलग अलग अधिकारियों से, वो सारे लोग जो हैं डीएम साहब का नाम ले रहे हैं कि डीएम साहब का आदेश था और लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी उनकी थी कि भाई डीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया तो उनको अंतिम संस्कार करवाना पड़ा। बहरहाल, कुमार सोनू और अमित पालित और गौनिका अरोड़ा इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद हाथरस के नए एसपी साहब क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे।